नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। भारत के विधि आयोग ने देश में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की। केंद्र सरकार लेटरल एंट्री मोड के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट जारी। भारत और नेपाल ने अवसंरचना और सीमा पार ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत ने मोबाइल फोन्स पर विवादित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी प्रशुल्क को लेकर विश्व व्यापार संगठन में अपील की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। भारत के विधि आयोग ने देश में राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। ये टॉपिक पेपर 2 से संबंधित है। विधि आयोग ने अपनी 279वीं रिपोर्ट में ये कहा है कि राजद्रोह कानून से संबंधित धारा 124A को कुछ संशोधनों के साथ भारतीय दंड संहिता में बनाए रखने की जरूरत है। राजद्रोह कानून पर विधि आयोग की सिफारिशों में ये भी कहा गया कि राजद्रोह का एक औपनिवेशिक कानून होना इसे निरस्त करने का वैध आधार नहीं हो सकता। इस कानून के उल्लंघन पर दोषी व्यक्ति को दंड के रूप में आजीवन कारावास या फिर 7 साल तक की सजा दी जा सकती है या जुर्माना लगाया जा सकता है। राजद्रोह कानून के उल्लंघन पर प्रारंभिक जांच और सरकार से मंजूरी के बाद ही प्राथमिकी दर्ज की जानी चाहिए। इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी आईपीसी की धारा 154 में संशोधन किए जाने चाहिए। राजद्रोह कानून को केदारनाथ वाद 1962 में दिए गए निर्णय के अनुरूप लाने के लिए धारा 124A में संशोधन किया जाना चाहिए। केदारनाथ वाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि किसी व्यक्ति पर यह धारा लगाने से पहले हिंसा भड़काने की उसकी प्रवृत्ति को ध्यान में रखा जाना चाहिए। आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 124A राजद्रोह को एक ऐसे अपराध के रूप में परिभाषित करती है जिसमें कई माध्यमों से भारत में कानूनी तौर पर स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना या उत्तेजना पैदा करने का प्रयास किया जाता है। ये मौखिक या लिखित शब्दों द्वारा हो सकता है, ये संकेतों के माध्यम से हो सकता है या फिर दृश्य यानी कि फिल्म आदि के माध्यम से हो सकता है। इस कानून के तहत राजद्रोह एक संज्ञेय, गैर जमानती और गैर प्रशम्य यानी नॉन कंपाउंडेबल अपराध है। राजद्रोह के लिए अधिकतम सजा के तौर पर आजीवन कारावास, जो कि जुर्माने के साथ या जुर्माने के बिना होने का प्रावधान किया गया है। मई 2022 में एसजी वोम्बटकेरे बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि जब तक केंद्र सरकार राजद्रोह कानून के प्रावधान पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक इसके तहत सभी कार्रवाइयों को निलंबित रखा जाए। केंद्र सरकार लेटरल एंट्री मोड के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करेगी। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ने संघ लोक सेवा आयोग से कहा है कि वो लेटरल एंट्री के तहत निजी क्षेत्रक से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति करे। लेटरल एंट्री को सरकारी विभागों में निजी क्षेत्रक से विशेषज्ञों की नियुक्ति के रूप में जाना जाता है। लेटरल एंट्री के माध्यम से नियुक्ति की प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। अब चौथी लेटरल एंट्री की शुरुआत हो रही है। सुरेंद्र नाथ समिति 2003, होता समिति 2004 और द्वितीयक प्रशासनिक सुधार आयोग 2008 ने भी लेटरल एंट्री के माध्यम से वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति के विचार का समर्थन किया था। नीति आयोग ने भी अपने 3 वर्षीय एक्शन एजेंडा 2017 से 20 में केंद्र सरकार में मध्यम और वरिष्ठ प्रबंधन स्तर पर ऐसे कर्मियों को शामिल करने की सिफारिश की थी। लेटरल एंट्री के पक्ष में तर्क ये भी दिए जाते हैं कि इससे सरकार को नई प्रतिभाओं के साथ साथ विशेषज्ञ कर्मी भी उपलब्ध हो जाते हैं और इस तरह से दोहरे उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों को कई क्षेत्रों में कार्य कर चुके स्थायी सिविल सेवकों के साथ कार्य करने का मौका मिलता है। इससे प्रशासन में बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। वर्तमान में गवर्नेंस के डिजिटलीकृत होने, वित्तीय धोखाधड़ी और साइबर अपराध के बढ़ने जैसे कारकों की वजह से गवर्नेंस प्रणाली की जटिलता बढ़ती जा रही है। लेटरल एंट्री से इस जटिलता से निपटने में मदद मिलेगी। लेटरल एंट्री के माध्यम से विशेषज्ञों की नियुक्ति से गवर्नेंस के भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी और इससे सिविल सेवकों की दक्षता में वृद्धि होगी। हालांकि लेटरल एंट्री के विपक्ष में भी कई तर्क हैं। नौकरशाही की कार्य संस्कृति के साथ समायोजित करने में जो लेटरल एंट्री वाले कैंडिडेट्स हैं उनको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा कम सेवा काल की वजह से जवाबदेही तय करने में समस्या आती है। साथ ही लेटरल एंट्री माध्यम से सिविल सेवा में आए लोगों के पास फील्ड में कार्य करने का अनुभव कम होता है। अगली खबर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने की संभावनाओं को देखते हुए मेजबान देश दक्षिण अफ्रीका कानूनी विकल्पों पर विचार कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने पुतिन को युद्ध अपराध का दोषी माना है और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। दक्षिण अफ्रीका आईसीसी का सदस्य है। ऐसे में उसकी जमीन पर रूसी राष्ट्रपति के उपस्थित होने पर उसे सैद्धांतिक रूप से उन्हें गिरफ्तार करना होगा। रोम संविधि यानी
रोम इंस्टीट्यूट के पक्षकार देशों के लिए आईसीसी के साथ सहयोग करना कानूनी बाध्यता है। आपको बता दें कि आईसीसी का मुख्यालय नीदरलैंड की हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी आईसीसी नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, युद्ध अपराध और आक्रामकता जैसे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की जांच करने और उन पर अभियोजन चलाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। इसे 1998 में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की रोम संविधि द्वारा स्थापित किया गया था। ये केवल 1 जुलाई 2002 के बाद किए गए अपराधों पर ही अभियोजन चला सकता है, क्योंकि रोम संविधि इसी दिन से लागू हुई थी। आईसीसी के पास अपना कोई पुलिस बल नहीं है। ऐसे में अभियुक्तों की गिरफ्तारी और उनके आत्मसमर्पण के लिए अलग अलग देशों का सहयोग आवश्यक हो जाता है। रोम संविधि के 123 देश पक्षकार हैं। वे देश जिन्होंने अभी तक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं वो हैं भारत, चीन, इराक, उत्तर कोरिया, सऊदी अरब और तुर्की। और वे देश जिन्होंने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं लेकिन इसकी पुष्टि नहीं की है वो है मिस्र, ईरान, इजराइल, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका। और आइए अब आपको बताते हैं कि आईसीसी के समक्ष किस तरह के मामले लाए जाते हैं। इसके पक्षकार देश अपने संप्रभु क्षेत्र के भीतर के किसी मामले को न्यायालय को अभियोजन के लिए सौंप सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद किसी मामले को आईसीसी को सौंप सकती है। ऐसी स्थिति में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को सहयोग करना आवश्यक हो जाता है, भले ही वो रोम संविधि का पक्षकार हो या फिर नहीं। अभियोजक अपने उस सदस्य देश में घटित मामले की जांच शुरू कर सकता है। और आइए अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में। भारत और नेपाल ने अवसंरचना और सीमा पार ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस बात को रेखांकित किया गया है कि 1950 की भारत नेपाल संधि और मैत्री संधि दोनों देशों के बीच संबंधों का आधार है। ये संधि भारत और नेपाल के नागरिकों को एक दूसरे देशों में निवास करने, संपत्ति अर्जित करने, व्यापार करने और आवागमन में समान व्यवहार करने का प्रावधान करती है। नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत की मुख्य उपलब्धियों की बात करें तो इसमें अवसंरचना संबंधी कई उपलब्धियां रही, जैसे कि फोकोड कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एनएचपीसी और नेपाल की वीयूसीएल यानी कि विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। एसजेवीएन भारत और नेपाल के निवेश बोर्ड के बीच लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए परियोजना विकास समझौता संपन्न हुआ। भारत ने नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के अंतर्गत चरण 2 की सुविधाओं का विकास किया जाएगा। इसके अलावा कनेक्टिविटी संबंधी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो बिहार के जयनगर को नेपाल के कुर्था से जोड़ने वाली 35 किलोमीटर लंबी सीमा पार रेलवे लाइन पर समझौता हुआ है। 1992 में संशोधित पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके तहत नेपाल को भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों तक पहुंच प्राप्त होगी। भारत में बिहार के बथनाहा से नेपाल सीमा शुल्क यार्ड तक भारत रेलवे कार्गो ट्रेन का उद्घाटन किया गया। इसके अलावा भारत और नेपाल की अन्य उपलब्धियों की बात करें तो इसमें नेपाल ने भारत के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए एक रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता हुआ है। भारत में रुपईडीहा और नेपाल में नेपालगंज में एकीकृत चेक पोस्ट के निर्माण पर समझौता हुआ है। भारत के लिए नेपाल का महत्व इसलिए भी है क्योंकि नेपाल चीन से किसी भी संभावित आक्रामकता के खिलाफ एक बफर देश के रूप में कार्य करता है। नेपाल भारत के 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं। भारत में बहने वाली कई नदियां नेपाल से निकलती हैं और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क काफी मजबूत है। भारत ने मोबाइल फोन्स पर विवादित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईसीटी प्रशुल्क को लेकर विश्व व्यापार संगठन में अपील की। यूरोपीय संघ, चीनी ताइपे और जापान ने ये शिकायत की है कि भारत ने डब्ल्यूटीओ के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते के तहत शून्य प्रशुल्क प्रतिबद्धता का उल्लंघन किया है। भारत 1996 के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते का हस्ताक्षरकर्ता देश है। ऐसे में भारत के लिए आवश्यक है कि वो मोबाइल हैंडसेट सहित विविध उत्पादों पर प्रशुल्क को समाप्त करे। हालांकि भारत ने तर्क दिया है कि जिस समय आईटीए पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय स्मार्टफोन जैसे उत्पाद मौजूद नहीं थे। ऐसे में वो इन वस्तुओं पर प्रशुल्क को समाप्त करने के लिए बाध्य नहीं है। आपको बता दें कि भारत ने केवल जापान के साथ संबंधित विवाद में डब्ल्यूटीओ में अपील की है। आईटीए यानी सूचना प्रौद्योगिकी समझौता डब्ल्यूटीओ का एक प्लूरिलेटरल समझौता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस समझौते में डब्ल्यूटीओ के कुछ सदस्य शामिल हैं, न कि सभी सदस्य। इस समझौते में कंप्यूटर, दूरसंचार उपकरण, अर्धचालक विनिर्माण सहित कई उच्च प्रौद्योगिकी वाले उत्पाद शामिल हैं। इस समझौते में डब्ल्यूटीओ के
81 सदस्य शामिल हैं, जो सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादों के वैश्विक व्यापार में लगभग 97% का योगदान देते हैं। और आइए अब बात करते हैं WTO की विवाद समाधान प्रणाली के बारे में। WTO में शिकायत दर्ज होने के बाद विवाद को सुलझाने के दो मुख्य तरीके हैं। एक है पारस्परिक सहमति, यानी विवाद के पक्षकार देश आपसी सहमति के माध्यम से समाधान खोजते हैं, विशेष रूप से द्विपक्षीय परामर्श चरण में। और दूसरा है अधिनिर्णय के माध्यम से। इसमें पैनल और अपीलीय निकाय की रिपोर्ट्स का कार्यान्वयन भी शामिल है। विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रक्रिया के चरण के तहत पहले पक्षकारों के बीच परामर्श किया जाता है, फिर उसके बाद पैनल द्वारा अधिनिर्णय किया जाता है और फिर निर्णय का कार्यान्वयन किया जाता है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि यानी कि PM स्वनिधि योजना। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने PM स्वनिधि के 3 साल पूरे होने का उत्सव मनाया। सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक PM स्वनिधि मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य ऋण आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाना है। PM स्वनिधि एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका मंत्रालय है आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। इसका उद्देश्य योजना के तहत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक का जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण उपलब्ध करवाना है। अगला टॉपिक है गिफ्ट टैक्स यानी उपहार कर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इक्विटी शेयर खरीदारों को गिफ्ट टैक्स से छूट प्रदान की है। ये छूट रणनीतिक विनिवेश के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं यानी PSUs में इक्विटी शेयर की खरीद पर प्रदान की जाएगी। गिफ्ट टैक्स धन और चल या अचल संपत्ति के रूप में हो सकता है। ये किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन से बिना भुगतान के प्राप्त होता है। संशोधन से पहले आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) के तहत बुक वैल्यू और उचित बाजार मूल्य में अंतर को खरीदार की आय के रूप में दर्शाया जाता है। बुक वैल्यू यानी कंपनी की कुल परिसंपत्तियों और उसकी कुल देनदारियों के बीच का निवल अंतर, और खरीदार के लिए इस अंतर को डीम्ड इनकम यानी कि आय का एक हिस्सा माना जाता है। इस पर व्यक्तियों पर लागू कर की दर के समान कर लगाया जाता है। इस छूट को तब तक जारी रखा जाता है जब तक कि रणनीतिक निवेशक टेकओवर के बाद PSU में कम से कम 51% हिस्सेदारी रखता है। मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट का 11वां संस्करण जारी किया। इस रिपोर्ट में कई प्रमुख निष्कर्ष निकाले गए हैं। इसके तहत विविध संकटों का असमान प्रभाव पड़ा है। यूक्रेन में युद्ध, कोविड-19 महामारी के दीर्घावधिक प्रभाव जैसी कई विनाशकारी घटनाओं का घटित होना, इसका अलग अलग देशों में अलग अलग प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर पर रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2023 के लिए अनुमानित वैश्विक बेरोजगारी दर के महामारी पूर्व स्तर से कम होने की संभावना व्यक्त की गई। इसके अलावा जॉब्स गैप या रोजगार अंतराल पर ILO ने जॉब्स गैप नामक एक नया संकेतक पेश किया है। इसमें उन सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है जो रोजगार पाने के इच्छुक हैं लेकिन वर्तमान में बेरोजगार हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा धोखाधड़ी संबंधी विश्लेषण। RBI की एक वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 वर्षों में निजी क्षेत्र के बैंकों ने धोखाधड़ी के सर्वाधिक मामलों की सूचना दी। हालांकि राशि के संदर्भ में धोखाधड़ी के सर्वाधिक मामले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में दर्ज किए गए हैं। संख्या के संदर्भ में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी डिजिटल भुगतान में हुई है। मूल्य के मामले में धोखाधड़ी ऋण पोर्टफोलियो के तहत हुई है। धोखाधड़ी से निपटने की कई रणनीति हैं, जैसे कि प्रारंभिक चेतावनी संकेत और धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन प्रणाली को मजबूत बनाना और इनके उपयोग को प्रोत्साहित करना। इसके अलावा बाजार जोखिम के तहत स्थितिपरक विश्लेषण को अपनाना और सिस्टम स्ट्रेस टेस्ट के लिए इनपुट प्रदान करना। मसौदा विमान विधेयक 2023। नागर विमानन मंत्रालय ने मौजूदा विमान अधिनियम 1934 की समीक्षा के बाद ये मसौदा विमान विधेयक तैयार किया है। इसका उद्देश्य विमानों के डिजाइन, निर्माण, अधिग्रहण, उपयोग, संचालन, बिक्री, आयात और निर्यात के विनियमन और नियंत्रण के लिए बेहतर प्रावधान करना है। ये शिकागो कन्वेंशन के अनुपालन में भारत की मदद करेगा। भारत अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन अभिसमय 1944 का एक सदस्य है। इसे शिकागो कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य वैश्विक नागर विमानन प्रणाली के सतत विकास को बनाए रखना है। जल शुष्कन सहनशील संवहनीय पादप। एक नए अध्ययन के माध्यम से भारत के पश्चिमी घाट में जल शुष्कन सहनशील संवहनीय पादपों की 62 प्रजातियों की खोज की गई। इनका उपयोग कृषि में किया जा सकता है। डेसिकेंट टॉलरेंट वस्कुलर पादप ऐसे पादप होते हैं जो चरम निर्जलीकरण की स्थिति का सामना करने में सक्षम होते हैं। ऐसे पादप जल की मात्रा के 95% तक कम होने की स्थिति में भी अपने जीवन को सुरक्षित बनाए रखते हैं
और दोबारा जल के उपलब्ध होने पर वे स्वयं को पुनर्जीवित कर लेते हैं। जल शुष्कन रोधी पादपों को आमतौर पर पुनर्जीवित होने वाले पादप के रूप में जाना जाता है। ये संवहनी और गैर संवहनी पादप हो सकते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसे पादप रॉक आउटक्रॉप्स पर बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। रॉक आउटक्रॉप्स भूवैज्ञानिक संरचनाएं हैं जो आसपास की भूमि की सतह से ऊपर की ओर उभरी हुई होती हैं। साल या साखू के बीज। ओडिशा सरकार ने 9 जिलों से साल के बीज को खरीदने का निर्णय लिया है। साल का वैज्ञानिक नाम शोरिया रोबस्टा है। देश में साल के बीज के कुल उत्पादन में ओडिशा की 25% हिस्सेदारी है। साल भारत, म्यांमार और नेपाल का एक स्थानिक पादप है। ये पर्णपाती शुष्क वनों और सदाबहार आर्द्र वनों में पाया जाता है। ये एक अग्नि प्रतिरोधी पादप प्रजाति है, अतः ये भारतीय वनों में अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके लिए गहरी मृदा, रेतीली और नमी युक्त मृदा चाहिए। इसे लघु वनोपज के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करती है। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। MH-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर की स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत पर सफल लैंडिंग कराई गई। ये लैंडिंग भारतीय नौसेना के लिए विशेष उपलब्धि है। MH-60R हेलीकॉप्टर का निर्माण लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन ने किया है। ये सभी मौसमों में उड़ान भरने वाला एक हेलीकॉप्टर है। इसे अत्याधुनिक वैमानिकी और सेंसर से लैस किया गया है। इसे एक साथ कई मिशनों को संपन्न करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक बहुआयामी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। ये अपनी असाधारण एंटी सबमरीन वॉरफेयर, निगरानी, एंटी शिपिंग और खोज और बचाव क्षमताओं के लिए जाना जाता है। अगला टॉपिक है PIB पत्र सूचना कार्यालय। हाल ही में पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई। PIB प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों आदि से जुड़ी सूचनाएं उपलब्ध कराने वाली भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसे वर्ष 1919 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के अधीन एक अस्थायी प्रकोष्ठ के रूप में स्थापित किया गया था। वर्ष 1923 में इस कार्यालय को ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन के रूप में स्थायी स्वरूप दिया गया था। वर्ष 1946 में PIB का वर्तमान नाम दिया गया। वर्ष 1947 के बाद ये सूचना और प्रसारण मंत्रालय का एक विभाग बन गया है। इसके अध्यक्ष प्रधान महानिदेशक होते हैं जो कि मीडिया और संचार से होते हैं। इनकी सहायता के लिए एक महानिदेशक और 8 अतिरिक्त महानिदेशक होते हैं। इनका कार्य मोटे तौर पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है सूचना, शिक्षा और संचार का प्रसार, दूसरा है फीडबैक देना या प्राप्त करना और तीसरा है प्रत्यायन यानी एक्रेडिटेशन और विशेष सेवाएं। अगला टॉपिक है गोलकुंडा का किला। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थित गोलकोंडा किले पर तेलंगाना के स्थापना दिवस का आयोजन किया। गोलकोंडा किले का इतिहास 13वीं शताब्दी की शुरुआत से संबंधित है। तब इस क्षेत्र पर काकतीय राजवंश शासन करता था। इसके बाद 16वीं और 17वीं शताब्दी में इस पर कुतुबशाही सुल्तानों ने शासन किया। गोलकोंडा किले की वर्तमान स्थापत्य कला कुतुबशाही सुल्तानों की देन है। ये किला एक विशाल ग्रेनाइट निर्मित स्थापत्य के रूप में विख्यात है। गोलकोंडा कुतुबशाही सुल्तानों की प्रधान राजधानी थी। फतेह दरवाजा यानी विजय द्वार पर ध्वनिक प्रभाव, एकाउस्टियल इफेक्ट्स गोलकोंडा के इंजीनियरिंग के कई प्रसिद्ध आश्चर्यों में से एक है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।